हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें आज अपन क्या करेंगे, जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना आपको सिखाएंगे। बहुत इजी टॉपिक है, रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना आपको सिखाएंगे। रासायनिक अभिकरण जो समीकरण है उसको संतुलित करना है, ट्रिकी काम है। कैसा है संतुलित करना? अपन नियम कायदों से भी चलेंगे और बिना नियम कायदों के भी अगर संतुलित कर देंगे। तो सबसे पहले क्या है, आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने से पहले एक नियम बताते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझाते हैं आपको। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान, जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है वो निश्चित होता है। पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है? निश्चित होता है। पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा? निश्चित रहता है। यानी द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। ना तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और द्रव्यमान का ना विनाश किया जा सकता। द्रव्यमान सदैव निश्चित रहता है। आपने जितना द्रव्यमान लिया है अभिक्रिया के अंत में भी क्या होगा, उतना ही द्रव्यमान प्राप्त होगा। ये ध्यान रखना। जैसे कोई पदार्थ लिया आपने रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ लिया उसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनको कहा जाता है अभिकारक। और जो उत्पाद बनता है, जो नए पदार्थ बनते हैं उनको कहा जाता है उत्पाद। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक का द्रव्यमान होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक का द्रव्यमान होता है और जो उत्पाद का द्रव्यमान होता है वो सदैव निश्चित रहता है, यानी बराबर रहता है। जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही पदार्थ का द्रव्यमान होगा, यानी उत्पाद का द्रव्यमान होगा। तो ये द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है कि रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान और उत्पाद का जो द्रव्यमान, जो अभिकारक का द्रव्यमान है और उत्पाद का द्रव्यमान है वो हमेशा बराबर होते हैं। यानी द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है, अपन रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे अभिक्रिया को, उसमें एक विधि अपनाएंगे जिसका नाम होगा हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि होगी? हिट और ट्रायल विधि है, उसको काम लेंगे। उसमें अपन जो न्यूनतम पूर्णांक है उसका उपयोग करते हुए क्या करेंगे, अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। ठीक है, जो समकालीन रासायनिक समीकरण है उसको अपन क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। समकालीन रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अभिक्रिया का मूलभूत रूप है उसको लेकर उसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसको याद करना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना है। इस पृथ्वी पर जितने भी जो पदार्थ हैं उनका द्रव्यमान निश्चित है। द्रव्यमान को ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो आप अभिकारक लोगे उसका द्रव्यमान और जो उत्पाद बनेगा उसका द्रव्यमान सदैव बराबर आएगा। अपन कह सकते हैं यानी अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में जो परमाणु बनेंगे उन परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। ये अपने को बताना है। ये परमाणुओं की संख्या से आप तुलना कर सकते हो कि अभिक्रिया में जो भाग ले रहे पदार्थ है, तत्व है या यौगिक है, उनके परमाणुओं की संख्या उत्पाद में जो बन रहे हैं पदार्थ उनमें परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। ये नियम आपको समझना है सबसे पहले। ठीक है, स्टार्ट। अब अपन एक क्या करेंगे, जिंक की क्रिया कराएंगे। जिंक का चूर्ण है उसकी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। जिंक चूर्ण है उसकी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे और जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब अपने को कहा भाई इस अभिक्रिया को करो संतुलित। तो अपने को क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहला तरीका यह है कि आप इनके चारों तरफ बना लो बॉक्स। सबसे पहला चरण तो ये कहता है कि आपको क्या करना है, ये जो तत्व है इन तत्वों के चारों तरफ, ये जैसे अपन ने कहा जिंक है
ये अपन ने ये जिंक तत्व ले लिया, ये सल्फ्यूरिक अम्ल यौगिक ले लिया, फिर जिंक सल्फेट और ये हाइड्रोजन है, इनके चारों तरफ सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनके चारों तरफ बढ़ा देंगे बॉक्स। पहला चरण यही करता है, ठीक है। अब अपन कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल और बढ़ानी है। टेबल को अपन क्या करेंगे, जैसे तत्व है, तत्व में उपस्थित परमाणुओं के नाम, तत्व में उपस्थित परमाणुओं के नाम लिखेंगे। तत्व में उपस्थित परमाणुओं के नाम। अब अपन कह सकते हैं तत्व के नाम लिख सकते हैं या परमाणु के नाम लिख सकते हैं। तत्व के नाम लिख सकते हैं, यौगिक है तो उसमें तत्व के नाम आ जाएंगे। अब सबसे पहले अपन लिख देते हैं जिंक, ठीक है, फिर अपन ले लेते हैं हाइड्रोजन, फिर उसके बाद ले लेते हैं सल्फर और फिर ले लेते हैं ऑक्सीजन। आपको 4 प्रकार के क्या दिख रहे हैं, अलग अलग तत्व दिख रहे हैं या अलग अलग प्रकार के परमाणु दिख रहे हैं। अब अपन को क्या करना है, इधर ये अभिकारक होता है, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या गिननी है मेरे प्यारे बच्चों, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या। अब बताओ जिंक कितना होता है, जिंक 1 है, कितना है, 1 है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 2 है। फिर सल्फर कितना है, 1 है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 4, ठीक है। तो आपने गिन लिए परमाणुओं की संख्या। फिर उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में आप परमाणुओं की संख्या गिनोगे तो उत्पाद में परमाणुओं की संख्या गिननी है मेरे प्यारे बच्चों। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, जिंक कितना है, 1 है, 1 लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। फिर उसके बाद सल्फर कितना है, सल्फर आपको बताना है 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपको बताना है 4 है। तो इस तरह से इस रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता ये है कि ये संतुलित है। क्या है, संतुलित है, यानी हमको इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। अब अपन एक ऐसी अभिक्रिया लेंगे जिसको संतुलित करना आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो आप इसको समझ गए, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये रासायनिक अभिक्रिया पूर्णतया संतुलित है। अब अपन एक जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ये लोहा है, जब जल के साथ क्रिया करेगा, इसके साथ क्रिया करेगा, लोहे की जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, जंग लगेगा लोहे को, यानी Fe3O4 और प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है। ये आपको अभिक्रिया बतानी है। अब क्या होगा, इसको थोड़ा संतुलित करते हुए आपको थोड़ा तकलीफ होगी। सबसे पहला नियम यही है कि इसके चारों तरफ आप बॉक्स बना दो। बॉक्स बनाने का ये बेनिफिट है कि आप इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं करोगे, यानी आप इसके बाहर ही क्या करोगे कि इसके बाहर ही जो भी परिवर्तन करना है उसके बाहर कर दो। इसके बीच में और प्लस यहाँ लगा देता कि आराम से बाहर दिखने में सुविधा रहे। फिर इसके चारों तरफ, फिर बॉक्स के चारों तरफ क्या बनाना है, ये ऐसे पदार्थ है जो बना उसके चारों तरफ बॉक्स बना दो। पहला चरण तो बॉक्स का निर्माण करना। दूसरा चरण आपको एक टेबल बनानी है, उसमें लिखना है कि इस तत्व का नाम, किसका नाम, तत्व का नाम। तत्व का नाम लिख दिया सबसे पहले लोहा, फिर लिख दिया हाइड्रोजन, फिर लिख दिया ऑक्सीजन। 3 ही तत्व है, कितने हैं, 3 ही तत्व है। अब उसके बाद तत्व के नाम के बाद आएगा अपने परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक है, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या आएगी तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, फिर यह आ जाएगी उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या गिन लेंगे अपन। अब लोहा बताओ, इधर अभिकारक इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड में, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया में जो बनते हैं उसको कहते हैं उत्पाद। ये जो तीर है, तीर के निशान के राइट हैंड साइड में क्या होता है, उत्पाद होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, अभिकारक होता है। यानी बाईं ओर क्या लिखते हैं, बाईं ओर अभिकारक लिखते हैं, और दाईं ओर क्या लिखते हैं, दाईं ओर आपको बताना है उत्पाद लिखा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब अपन कह रहे हैं लोहा इधर गिनो कितना है, 1। फिर उसके बाद अपन कह रहे हैं हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1।
इधर अपने को क्या करना है, लोहा गिनना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है। सबसे पहले अपने को बताना ये सॉरी और हाइड्रोजन यहाँ 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, फिर ऑक्सीजन कितना आएगा 4 आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा डिफरेंट किस में आ रहा है, सबसे ज्यादा डिफरेंट आ रहा है ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन को संतुलित करना है। ऑक्सीजन इधर क्या है ज्यादा है, ऑक्सीजन इसमें ज्यादा है, तो इधर ऑक्सीजन अपन क्या करते हैं 4 लिख देते हैं। जैसे ही अपन ने 4 लिखा, ऑक्सीजन हो गए 4, यानी ऑक्सीजन हो गया संतुलित। क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया संतुलित। 4 ऑक्सीजन लिखते ही इधर ऑक्सीजन भी 4 हो गए और इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गए, ऑक्सीजन हो गया संतुलित। अब उसके बाद लोहा है, लोहे को गिनते हैं, इधर लोहा 3 है तो अपन इधर लिख देते हैं 3, लोहा भी हो गया संतुलित। हाइड्रोजन 4 गुनी कितने हो गए 8 हो गए। ये जो नीचे संख्या होती है उसको आगे वाली संख्या से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, 4 गुनी 8 हो गए, इसके आगे लिख देते हैं 4। तो अब तीनों चीजें संतुलित है। लोहा इधर कितना है 3 है, लोहा इधर कितना है 3 है, इधर ये हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 4 गुनी 8 है और उधर भी कितना है 4 गुनी 8 है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन ये 4 है और ऑक्सीजन 4 है, यानी लोहा हो गया 3 संतुलित, हाइड्रोजन हो गया 4 गुनी 8 और हाइड्रोजन हो गया 4 गुनी 8। फिर ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया अपने 4 और ऑक्सीजन इधर 4 है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। पहले अपन क्या करते हैं, जब ये इतनी सी अभिक्रिया लिखते हैं तो ये आंशिक संतुलित अभिक्रिया है, लेकिन जैसे लोहा लिखते हैं ये पूर्ण संतुलित अभिक्रिया हो जाती है। अब अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है तो आपको क्या करना है, परमाणु है उनको गिनना है। ठीक है, ये अपन को और कुछ उदाहरण लेंगे आपके सामने। अब जो नेक्स्ट स्टेज है उसको है भौतिक अवस्था लिखना। क्या लिखना, भौतिक अवस्था लिखना। अब बच्चों भौतिक अवस्था लिखना, उस पे क्वेश्चन आ रखा है भौतिक अवस्था लिखना। अब अपन ने लिख दिया लोहा Fe, ठीक है, प्लस अपन ने किसके साथ क्रिया कराई है, जल, लोहे के ऊपर जल लगा, यानी लोहे के साथ पानी है आर्द्रता वो क्रिया करती है, लोहा जल के साथ क्रिया करेगा और क्या बनेगा Fe3O4 प्लस क्या बनेगी हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन इसकी क्या करते हैं, अब अपन इसको लिखते हैं किस तरह से, क्या ये लोहा है, ये हाइड्रोजन है या जल है, उसके साथ क्रिया कर रहा है, Fe3O4 बन रहा है। Fe3 क्या बन रहा है, O4 बन रहा है, Fe3O4 बन रहा है। ठीक है, अब क्या है कि भौतिक अवस्था होती है उसको मेन 3 अवस्था होती है भौतिक। एक लिखा जाता है जी, जी मतलब होता है गैस, जी का मतलब होता है गैस अवस्था। एक होता है एल, एल का मतलब होता है द्रव अवस्था, लिक्विड अवस्था। और एक अपन लिखते हैं एस, एस का मतलब होता है ठोस अवस्था। तो पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, गैस, द्रव और ठोस। 3 अवस्था लिख दी। ये सवाल आ रखा है, जी लिखा हुआ इसका मतलब गैस है, एल लिखा हुआ इसका मतलब द्रव है और एस लिखा हुआ इसका मतलब ठोस है। तो पदार्थ की 3 अवस्था ले लेंगे अपन, गैस, द्रव और ठोस। कितनी अवस्था ले लेंगे, गैस, द्रव और ठोस, 3 अवस्था ले लेंगे पदार्थ की। अब एक जगह और लिखा होता है AQ, AQ का मतलब है एक्वस। क्या है, एक्वस है, और एक्वस का मतलब आपको बताना है विलियन। क्या होता है, विलियन, यानी उसका विलियन बनाना आपको क्या करना है, जल में विलियन। इसमें विलियन है, जल में जो विलय होंगे, जल में जो विलियन बनेगा उसको लिख देंगे एक्वस के रूप में। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं जी का मतलब है गैस, एल का मतलब है द्रव, एस का मतलब है सॉलिड, सॉलिड का मतलब होता है ठोस। ठीक है, एल का मतलब लिक्विड, लिक्विड का मतलब होता है द्रव, और जी का मतलब गैस। ये 3 अवस्था है। अब अपने को पता ही है लोहा किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। अब उसके चारों तरफ लोहे के ऊपर अपन पानी तो डालते नहीं है, उसके ऊपर क्या होता है, ये जो जल वाष्प है वो नमी के रूप में आता है, यानी गैस के रूप में इसके ऊपर क्रिया करता है और Fe3O4 बनता है। ये जल होता है, ये भी ठोस होता है, और हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है। तो ये इसको आपको क्या करना है, भौतिक अवस्था के रूप में क्या करना है, डिनोट करना है। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करते हैं तो संतुलित करने के पश्चात क्या करते हैं, उनको
उनकी कौन सी अवस्था में, वो अवस्था बताते हैं। परीक्षा के अंदर सवाल आता है लोहा ठोस अवस्था में, तो ठोस का संकेत क्या है, एस है। एस मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब होता है ठोस। ये द्रव अवस्था, गैस अवस्था और जल अवस्था, वाष्प अवस्था, तीनों अवस्था में होता है। तो यहाँ गैस मतलब वाष्प के रूप में, ये जल वाष्प के रूप में काम आ रहा है जल, इसलिए यहाँ लिख दिया जी। फिर उसके बाद में Fe3O4, ये तो ठोस ही होता है जंग। तो फिर H हाइड्रोजन है, वो गैस के रूप में होती है, जानते हैं आप लोग। तो ये इस तरह से क्या होता है, ये भौतिक अवस्था लिखनी पड़ती है अपने को। फिर उसके बाद ये तीर है, इस तीर के ऊपर आता है उत्प्रेरक। तीर के ऊपर क्या आता है, उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, या तीर के ऊपर जो दाब है उसको बताया जाता है, या तीर के ऊपर तापमान को बताया जाता है। ये क्या है, ये सब जैसे आपने तीर के ऊपर मान लो कोई उत्प्रेरक लिख दिया है, तो आपको तीर के ऊपर लिखना है। आपको दाब है उसको तीर के ऊपर शो करना है, और तापमान है उसको तीर के ऊपर शो करना है, या कोई किसी प्रकार की विकिरण काम आ रही है तो वो सब तीर के ऊपर शो की जाती हैं। तो तीर के ऊपर क्या किया जाता है, ये चीजें भी ध्यान रखनी है, उत्प्रेरक, दाब, तापमान, ये सब तीर के ऊपर आते हैं, ठीक है, ये अपना ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है, जल के साथ क्रिया करता है। 340 एटमॉस्फेयर दाब है, तो दाब कहाँ आया, तीर के ऊपर आया। कहाँ आया, तीर के ऊपर आया। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है, 340 एटमॉस्फेयर दाब है, और मेथेनॉल बनता है। क्या बनेगा, मेथेनॉल। तो अपन जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और ये मेथेनॉल क्या है, लिक्विड है। तो इस तरह से अभिक्रिया आपने प्रदर्शित कर दी है, ठीक है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्रिया करते हैं, और क्या बनता है, आपको पता है ग्लूकोज बनता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसमें, और प्लस क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, प्लस क्या होता है, जल मुक्त होता है, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, हरे पदार्थों में ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो इसमें तीर के ऊपर और नीचे क्या आ गए, उत्प्रेरक आ गए, यानी क्लोरोफिल है जिसको कहते हैं पर्णहरित। पर्णहरित इस रासायनिक अभिक्रिया में चाहिए, और प्रकाश के जो फोटोन है, जिसको अपन कह रहे हैं प्रकाश के फोटॉन्स, यानी छोटे छोटे पैकेट्स हैं, वो इस तीर के नीचे आ गए। तो तीर के ऊपर और नीचे क्या आते हैं, उत्प्रेरक आते हैं, या दाब आएगा, ठीक है। यहाँ अपन ने जैसे ले लिया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। ये जो अपन कह रहे हैं जल है, ये जल क्या है, ये आपको बताना है, लिक्विड के रूप में पादप अवशोषित करता है। इसी तरह से ये क्या भोजन बनेगा, ठोस होगा, और ऑक्सीजन और क्या बनेगा, जल बनेगा। अब इसको संतुलित करते हैं, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 क्या ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, ये भोजन बन गया, प्लस क्या होगा, 6 ऑक्सीजन और 6 जल के अणु निकल जाएंगे। इस तरह से अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई है, ठीक है। तो अपन इस तरह से अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, उसमें नियम ध्यान रखेंगे। अब मैं 4-5 अभिक्रिया जो आपके परीक्षा उसमें दे रखी किताब के अंदर, उनको संतुलित करना सिखाता हूँ आपको। अब आपको अभिक्रिया संतुलित करना सिखाते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा, HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl। ये अभिक्रिया संतुलित करना सिखाते हैं। ये आपके बुक के अंदर दे रखा है कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, इस अभिक्रिया को संतुलित करो। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है। क्या करना है, बॉक्स। बॉक्स बनने से ये बेनिफिट होगा कि आप इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करोगे, या तो इसके बाहर लिखोगे या इसके नीचे लिखोगे। तो इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। अपने को पता हाइड्रोजन गैस है, और ये क्या क्लोरीन गैस है, और HCl क्या है, लिक्विड बनता है, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन क्रिया कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन कह रहे हैं तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, या पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उपस्थित परमाणुओं के नाम, या तत्व के नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर तत्व के नाम लिख सकते हैं। अपन सबसे पहले लिख रहे हैं हाइड्रोजन, फिर उसके बाद लिख रहे हैं क्लोरीन, और फिर उसके बाद लिख रहे हैं वो ही है हाइड्रोजन और क्लोरीन, तीसरा है ही नहीं। फिर अभिकारक में, उस अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, आपने कर लिया होगा। आप कह रहे हो सर हमने तो कर लिया, आप लिख रहे हो जितने में। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या,
ठीक है, अब मैं जो कर रहा हूँ मिलाना, कि आपने जो किया है और मैंने जो किया वो सही है नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, लिख देते हैं 2, और यहाँ कितना है 1 है। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। अब बच्चे कहते हैं सर आप लिखते हो उससे पहले पहले आप अभिक्रिया संतुलित कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप कर देते हो तो मिलाना आपने सही की है नहीं की है। हाइड्रोजन 2 है, 1 है। क्लोरीन कितना है 2 है, उधर क्लोरीन कितना है 1 है। अब अपने को संतुलित करना है, अपन हिट एंड ट्राई विधि अपनाएंगे, यानी न्यूनतम जो पूर्णांक है उसको अपन गुणनफल करके इसको ज्ञात करेंगे। दोनों न्यूनतम ही दिख रहे हैं अपने को, ठीक है। अपन यहाँ पर ले लेते हैं 2, अब 2 लेते हैं, इधर हाइड्रोजन हो गए 2, क्लोरीन हो गए 2, तो ये अभिक्रिया हो गई संतुलित। तो बहुत ही सरल अभिक्रिया थी, ठीक है, आपने तुरंत संतुलित कर दी होगी। अब मैं नेक्स्ट अभिक्रिया लिखूंगा, लिखते ही आपको संतुलित करनी है। आप पहले संतुलित करते हो या मैं पहले संतुलित करता हूं, अब अपन के बीच होगा कंपटीशन। उसकी अभिक्रिया करवाते हैं एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, किसके साथ An2SO4 ये एल्युमिनियम सल्फेट इसके साथ क्रिया करवाएंगे, क्या बनेगा बेरियम सल्फेट, क्या बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस क्या बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड। अब इसको आपको क्या करना है संतुलित करना है, क्या करना है संतुलित करना। आपको अभिक्रिया देखते डर लगना शुरू हो गया होगा, इतनी बारीक क्या अभिक्रिया है, लेकिन आप कोशिश करो। आप सबसे पहले तो क्या करो बॉक्स बना लो ताकि इसके अंदर आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं बेरियम को संतुलित करते हैं। बेरियम इधर 1 है, बेरियम इधर भी 1 है, तो अपन कह रहे हैं बराबर। अब उसके बाद क्लोरीन इधर कितना है 2 है, इधर क्लोरीन है 3, तो अपन यहाँ लिख देते हैं 2, 2 3 हो गए 6, और यहाँ लिख देते हैं 3। अब देखो बेरियम यहाँ हो गया 3, तो यहाँ बेरियम को संतुलित कर देते हैं 3, ठीक है। और बेरियम संतुलित हो गया 3, बेरियम संतुलित हो गया 3। फिर उसके बाद क्लोरीन 3 दूनी 6, और इधर भी 3 दूनी क्या हो गए 6 हो गए, 2 3 6 हो गए। फिर उसके बाद एल्युमिनियम Al2 मतलब एल्युमिनियम 2 है, तो इधर भी एल्युमिनियम 2 है। फिर उसके बाद सल्फर है, वो कितना है कि सल्फर 3 है, और इधर भी सल्फर कितना है 3 है। ऑक्सीजन 4 3 12 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 3 12 है। इसका मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो चुकी है संतुलित हो चुकी है। अब अपन ये नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जैसे एक सोडियम है वो जल के साथ क्रिया करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस बनती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। सोडियम बहुत ही तेज धातु होती है, यानी बहुत सक्रिय धातु होती है। ये जैसे ही क्या करती है जल के साथ क्रिया करती है, तुरंत हाथ पकड़ लेती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनता है। तो सोडियम क्या है ठोस धातु है, जल क्या है लिक्विड है, और आपको पता ही है सोडियम हाइड्रोक्साइड AQ लिख देंगे यानी जलीय विलयन है, और हाइड्रोजन क्या है गैस है। अब इसको संतुलित करेंगे, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन कितना है, फिर हाइड्रोजन 2 है, और इधर हाइड्रोजन है 3, तो इसके आगे 2 लिख देते हैं। अब इसके आगे 2 लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया हाइड्रोजन हो गए 2 और 2 4, तो 2 दूनी 4 हो गए। ऑक्सीजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये अभिक्रिया हो गई संतुलित। यानी बहुत ही सरल अभिक्रिया है जिसको अपन संतुलित कर सकते हैं। अब किताब के पीछे क्या है 4-5 अभिक्रिया दे रखी है, उनको संतुलित करना। आप लोग संतुलित करो, उसके बाद मेरा वीडियो देखो कि जो मैंने संतुलित किया है और आपने जो संतुलित किया, किताब के पीछे वाला क्वेश्चन है ये कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करो, समान है कि नहीं है। अब अपन इन चारों अभिक्रियाओं को लिख दिया मैंने ब्लैक बोर्ड पे, जो आपके क्वेश्चन दे रखा है किताब के अंदर। आपको इन चारों अभिक्रियाओं को क्या करना है संतुलित करना है। अब अपन के सामने ये चारों अभिक्रिया देखते अपन सोच में पड़ गए यार ये कैसी अभिक्रिया आ गई, अपने को संतुलित होगी कि नहीं होगी, लेकिन मैं आपको संतुलित करना चारों अभिक्रियाओं को सिखा दूंगा। आपको क्या करने हैं, ये तत्व में उपस्थित है, जो तत्व है उनके नाम आपको पता होने चाहिए बच्चों। H मतलब होता है हाइड्रोजन, N मतलब होता है नाइट्रोजन, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, C का मतलब होता है कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सीजन, H का मतलब हाइड्रोजन, C का मतलब कैल्शियम, N का मतलब नाइट्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसका पूरा नाम है नाइट्रिक अम्ल। इसका पूरा नाम क्या है, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। HNO3 का सूत्र आपको याद रखना है, HNO3 मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है नाइट्रिक अम्ल।
ये नाइट्रिक अम्ल एक्चुअली में लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? विलयन होता है। क्या होता है? विलयन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका विलयन है ये आपको बताना है। जब कैल्शियम कार्बोनेट की जल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये विलयन बनता है, इसको लिख देते हैं एक्वस। क्या लिख देते हैं? एक्वस। ये कैल्शियम नाइट्रेट भी विलयन है, ये कैल्शियम नाइट्रेट भी क्या है? विलयन है। ठीक है, इसको भी एक्वस लिख देते हैं, ये कैल्शियम नाइट्रेट है। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, कैल्शियम नाइट्रेट और ये क्या है? जल। अब आपके सामने समस्या आई है इसको संतुलित करने की, बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले हाइड्रोजन गिनते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? हाइड्रोजन एक और इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है इसका मतलब 2 है। एक और 2 कितने होते हैं? 3। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो इसके आगे 2 लगा देते हैं। कितने लगा देते हैं? 2। अब ये देखो हाइड्रोजन 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए, और यहाँ 2 दूनी कितने हो गए? 4 हो गए। हाइड्रोजन हो गया संतुलित। अब अपन ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है, संतुलित है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है? 6 और 2 8 है। इधर ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 2 8 है। कैल्शियम 1 है और कैल्शियम 1 है, तो ये अभिक्रिया हो गई संतुलित। बहुत ही आसान, आपने सिर्फ 2 लिखते ही आगे अभिक्रिया क्या हो गई है? संतुलित हो गई है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। NaOH मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सूत्र NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये हाइड्रो ऑक्साइड है, ये हाइड्रो ऑक्साइड है अपने, और सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और Na2SO4 का मतलब होता है सोडियम सल्फेट। क्या होता है? सोडियम सल्फेट। बच्चों ये लिख कर याद करना पड़ेगा आपको, इसको लिखे बिना आप सोच रहे हो कि हम ऐसे ही समझ लेंगे, ऐसे याद नहीं होगा। ये NaOH मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, और जल आप जानते ही हो। अब अपन इसको करते हैं संतुलित। तो सबसे पहले Na को संतुलित करते हैं। Na इधर 1 है, इधर 2 है, इसके आगे लिख देते हैं 2। Na संतुलित हो गया। ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन हो गया 2, इधर ऑक्सीजन हो गए 4, और इधर हो गए 4 और 1 5 हो गए। तो अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन संतुलित नहीं है, तो यहाँ इधर 4 और 2 6 है, तो यहाँ अपन क्या करते हैं? अपन यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन है वो 4 और 1 5 6 हुआ है, ऑक्सीजन 4 और 1 5 है, तो यहाँ 2 कर देते हैं। ऑक्सीजन भी हो गए 6, ऑक्सीजन संतुलित हो गया, सोडियम संतुलित हो गया। फिर हाइड्रोजन देते हैं। हाइड्रोजन 2 है, 2 और 2 4 है, और 2 और 2 4 है। सल्फर कितना है? 1 है, सल्फर 1 है। तो इस तरह से अभिक्रिया होगी संतुलित। सिर्फ यहाँ 2 लिखना पड़ा, सिर्फ यहाँ 2 लिखना पड़ा और यहाँ 2 लिखना पड़ा, यानी ज्यादा आपको हेडेक नहीं लेना पड़ा। NaCl है। NaCl को अपन कहते हैं खाने का नमक, यानी साधारण नमक, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, आपने जैसे नमक खाया होगा तो नमक का सूत्र पूछ सकता है आपको, नमक ये बता मेरा सूत्र क्या है, तो अपन कहेंगे NaCl आपका सूत्र है। कभी भी आपको खाने का नमक पूछे, साधारण नमक पूछे, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है ये सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। और ये क्या है? ये आपको बताना है सिल्वर क्लोराइड है। क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। और ये आपके क्या है? सोडियम नाइट्रेट है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रह जाएगा आराम से, बहुत इजी फॉर्मूला है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद ये है, अब इसको संतुलित करते हैं। Na कितना है? 1 है। Na कितना है? 1 है। फिर Cl कितना है? 1 है। Cl कितना है? 1 है। Ag कितना है? 1 है। Ag कितना? 1 है। N कितना है? 1 है। O कितना? 3 है। तो ये अभिक्रिया ऑटोमेटिक संतुलित है। बहुत बढ़िया। ऐसी अभिक्रिया हो तो जीव खुश हो कि संतुलित ही दे दे, तो अपने को संतुलित नहीं करनी पड़ती। बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे। Ba 1 है, Ba 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, तो इधर कर देते हैं अपन 2 हो गया, 2 HCl से 2 HCl। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, हाइड्रोजन हो गया 2। सल्फर कितना? 1 है, 1 है। ऑक्सीजन कितना? 4 है। तो ये अभिक्रिया भी क्या होगी? संतुलित होगी। इसको कहते हैं बेरियम क्लोराइड। इस BaCl2 का नाम होता है बेरियम क्लोराइड, और H2SO4 का नाम बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? और BaSO4 को कहते हैं बेरियम सल्फेट। क्या कहते हैं? बेरियम सल्फेट कहते हैं। और ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस तरह से अभिक्रिया क्या हो गई है? संतुलित हो गई है।
तो अपन ने बुक के पीछे वाला एक क्वेश्चन है उसको भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ये आपने ध्यान रखना है। आज उससे पहले कल जो अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था उस क्वेश्चन में बच्चों ने कुछ कमेंट किए हैं। कमेंट ऐसे था कि ये जो मैग्नीशियम का तार है, इस मैग्नीशियम के तार को रेगमाल से क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। किससे साफ किया जाता है, रेगमाल से साफ किया जाता है। तो आखिर क्यों? और मैंने इसका आंसर बताया था कि इसके चारों तरफ क्या होते हैं, अक्रिय पदार्थों की परत जमा हो जाती है। अब बच्चों का सवाल है सर ये अक्रिय पदार्थों के नाम बताओ आप। तो अपन जब देखते हैं कि भाई इसका आंसर क्या है, ये मैग्नीशियम का तार है। जब इसको खुला रखा जाता है, जब मैग्नीशियम के तार को खुला रखा जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। किसके साथ क्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसके चारों तरफ जो अक्रिय पदार्थ है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाएगी। इसके तार के चारों तरफ जो परत जमेगी उस परत का नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेगा, ये अन्य जो अपन कहेंगे जब इसको आग से जलाएंगे तो ये क्या करेगा, क्रिया को रोकेगा। तो अपन जो अक्रिय पदार्थ है उसका नाम बताना मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी अपन जैसे ही मैग्नीशियम का तार है उसको रेगमाल से साफ करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत होती है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है वो हट जाती है। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हट जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड हटने से क्या होता है, ये तार आसानी से जलता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा मैग्नीशियम के तार को जलाने से पहले रेगमाल से क्यों साफ करते हैं। तो आपको छोटा सा आंसर बताना है, इसके चारों तरफ अक्रिय पदार्थों की परत जमा हो जाती है। ये अक्रिय पदार्थों के नाम आपको बताने हैं, क्या होना, कौन सा अक्रिय पदार्थ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का तार जब हवा में खुला रहेगा काफी टाइम तक तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता रहेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण इसके चारों तरफ एक परत बनेगी। उस परत का नाम होगा, अपन कहेंगे अक्रिय परत। ठीक है, अक्रिय पदार्थों की परत।